हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पीसीएस डीटी यानी कि बीपीएससी डीटी। आज है हमारा विजन मेंस 365 का पहला लेक्चर जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की मैगजीन को। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियोस में भी बताया था कि मेंस 365 का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी हम पॉलिटी के जो भी टॉपिक्स करेंगे, ये टॉपिक्स सिर्फ जीएस 2 में भी काम नहीं आने वाले, ये साथ ही साथ आपको जीएस 1 के करंट अफेयर्स के पार्ट में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 70th का पेपर जब हमने एनालाइज किया तो हमने देखा कि जीएस 1 में भी हमसे वन नेशन वन इलेक्शन जैसे क्वेश्चंस, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसलिए हमें बहुत ही ओपन माइंड रख के इन टॉपिक्स को कवर करना है एंड मेक श्योर करना है कि ये टॉपिक से रिलेटेड जहां कहीं भी इंफॉर्मेशन हमें पूछी जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ जीएस 1 का करंट अफेयर्स हो या जीएस 2 का पॉलिटी क्वेश्चन, हम इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाए प्रॉपर्ली। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गया। इसकी जो मैगजीन है, ये मैगजीन मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, आप लोग भी चाहे तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इसकी हिंदी मैगजीन्स भी अवेलेबल होती हैं, हिंदी सब्जेक्ट वाले प्लीज हिंदी में डाउनलोड कर लीजिएगा। सो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसमें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, we'll try to actually cover जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें। तो वील सी कि आज एक लेक्चर में कितना हो पाता है एंड देन वील कंटिन्यू उसी के अकॉर्डिंग। हम ट्राई करेंगे कि कोई भी लेक्चर हाफ एन आवर से ज्यादा एक्सटेंड ना करे, बिकॉज आपके पैरेलली दूसरे लेक्चर्स भी चल रहे हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी करनी है, कुछ लोगों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सो इसीलिए वील ट्राई टू बैलेंस इट आउट दैट वे। तो देख लेते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, यही है। तो इसमें जो पहला सब टॉपिक आ रहा है दैट इज 75 इयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस। तो देखिए, क्योंकि 75 इयर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए हो गए हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साल हो जाता है। ठीक है, आप सबको पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में कितना लंबा टाइम लगा था, अप्रोक्सीमेटली 2 years and 11 months के लगभग टाइम लगा था, तब जाकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था, फिर उसे पास किया गया था, अडॉप्ट हुआ था। और ये सारी चीजें होने के बाद आज 75 इयर्स हो गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट हुए। ठीक है, तो इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ डोमिनियन टू अ रिपब्लिक। ठीक है, तो हमारा इंडिया जो था वो रिपब्लिक स्टेट कब बना? 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि इस साल 26 जनवरी 2025 में ये 75 साल कंप्लीट करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक हो जाता है। तो देखिए, की फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जो मेनली की फीचर्स हैं उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो कि बैलेंस क्रिएट करता है किसके? यूनियन और स्टेट्स के बीच में। ठीक है, इंडिया इज अ फेडरल, क्वासी फेडरल टेक्निकली। ठीक है, एक क्वासी फेडरल कंट्री है जहां पे यूनिटरी के साथ साथ फेडरल फीचर्स भी हैं। अब देखिए, यूनिटरी और फेडरल फीचर्स का अगर आपको कंफ्यूजन है, यहाँ पे देखिए, जब हम टॉपिक्स को कवर करते जाते हैं ना, जहां पे जो चीज स्टैटिक पोर्शन से आपको रिलेवेंट लग रही है, वहां पे पैरेलली आप लक्ष्मीकांत को लेकर के पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कि आपने एक बार अगर देखा कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, तो रिलेटेड इससे फीचर्स क्या होते हैं, इंडिया के, इंडियन गवर्नमेंट के फेडरल फीचर्स क्या है, उनको एक बार लुकआउट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला दिया है जो है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि है बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के क्या क्या होते हैं? तो ये होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। देन अ सेक्युलर स्टेट, जो कि रिकॉग्नाइज करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन। ठीक है, तो सेक्युलर स्टेट के साथ जो ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन आता है, तो हमारा फ्रीडम टू रिलीजन वाले कौन से हैं? तो ये आर्टिकल 25 ऑनवर्ड्स कवर होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटीज आपको सारी की सारी ऑन पॉइंट याद होनी चाहिए मेंस के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि जब हम इस तरीके का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तो अगर हम ब्रैकेट में साथ ही साथ आर्टिकल्स लिखते चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे 3 ऑर्गन्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसने तो आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, 3 ऑर्गन्स लिखे। अब 3 ऑर्गन्स को आपको अगर साथ में जब आंसर लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें साथ में ब्रैकेट में डाल लीजिए कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद आप आ गए हैं यहाँ पे की अचीवमेंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपसे कोई सवाल पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की अचीवमेंट्स आपको बताने हैं। ठीक है, तो की अचीवमेंट्स बनाने में आपने की अचीवमेंट्स का एक टॉपिक मतलब हेडिंग डाला। ठीक है, और उसके बाद सब हेडिंग करते हुए इस तरीके से चीजों को मेंशन कर दिया कि आपने की अचीवमेंट्स डाला। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में आ गया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दूसरे में फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसके बाद जुडिशरी से रिलेटेड किस तरीके से जुडिशरी सेफगार्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ऐसे हम सब पॉइंट मतलब हेडिंग्स डालेंगे, उसके अंदर सब हेडिंग्स, और उसके बाद उसके सब पॉइंट्स मेंशन करते चले जाएंगे। तो इससे क्या है कि हमारा जो आंसर है वो बहुत ही इफेक्टिव दिखता है। ठीक है, तो देखिए, मेंस 365 मैगजीन जो हम कवर कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली जो चीजों को हमें ध्यान देके चलना है, जितनी भी चीजें हाईलाइटेड हैं, बोल्ड में गिवन है, ये वो कीवर्ड्स हैं जिससे आपको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तो हम फुल फ्लेजेड पढ़ रहे हैं, बट आपको एग्जाम में सिर्फ एटलीस्ट ये कीवर्ड्स याद होने चाहिए, और कीवर्ड से रिलेटेड आगे की इन्फॉर्मेशन खुद फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहला की अचीवमेंट क्या है? वो है अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी। ठीक है,
इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हम 75 ईयर से डेमोक्रेसी के साथ चल रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा मेन पिलर क्या है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कि कंडक्ट होते हुए आ रहे हैं। अब ये कौन करता है, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है अंडर आर्टिकल 324 एंड इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल पोल्स। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, ये दूसरा हमारा पिलर हो गया जो डेमोक्रेसी को अपहोल्ड कर रहा है, विच प्रोटेक्ट्स इक्वालिटी फ्रीडम ऑफ स्पीच वाया आर्टिकल 32। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में छोटा सा मेंशन कर दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा की अचीवमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी which is adherence to the principles of constitution both in letter and spirit by all the three organs of the state। तो फिर से थ्री ऑर्गन्स की बात हो गई है, तो देखिए यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी मेंशन कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप जब नोट मेकिंग अगर कर रहे हैं मेंस 365 से, तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा तो लिखना नहीं है, कीवर्ड्स लिखने हैं वो मैंने बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन कीवर्ड से एसोसिएटेड जो केस लॉज के बारे में यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया होता है, इसका आप अगर नोट बना करके रखेंगे तो आंसर्स में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे लेजिस्लेचर में इन्होंने एग्जांपल में दिया है कि अभी हमने 106 अमेंडमेंट के अंडर 1/3 सीट्स रिजर्व करवाई फॉर वुमेन। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में वेलफेयर स्कीम्स होती हैं जैसे आयुष्मान भारत, हर घर जल, ठीक है, सोलर लाइट वाली स्कीम्स हो गई। फिर है जुडिशियरी में नवतेज जोहार वाला केस विच डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी। ऑलराइट, 2018। तो यहाँ पे हमको तीन इंपॉर्टेंट चीजें मिल गई एग्जांपल्स के तौर पे। नेक्स्ट आ जाता है जुडिशियरी सेफगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ कहाँ पे ऐसी पोजीशंस और एग्जांपल्स रहे हैं जहाँ पे जुडिशियरी ने अपना रोल प्ले किया है टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो है वो है केशवानंद भारती केस 1973 विच प्रोवाइडेड फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में तो आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, इसके क्या प्रोविजन थे, क्या नहीं थे, क्या डिक्लेरेशन आई थी, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ही सेपरेटली GS2 में पॉलिटी में शॉर्ट आंसर्स पूछ लिए जाते हैं। दूसरा केस है SR बोम्मई केस, ठीक है, 1994 विच लिमिटेड मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356। अब देखिए ये पॉइंट कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, 17वीं में भी अभी पूछा था और इससे पहले भी अक्सर पूछा गया है, क्योंकि वहां पे गवर्नर का रोल आ जाता है। तो SR बोम्मई केस में रिकमेंडेशन दिया गया कि लिमिटेड मिस यूज हो आर्टिकल 356 का एंड इट अपहेल्ड फेडरलिज्म। तो ये जब हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना गवर्नर पर्सपेक्टिव से भी, तो वहां पे भी हम इस केस लॉ को एज एन एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। फिर है आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन किया, तो विद टाइम फ्रेम जैसे जैसे इवॉल्व होता जा रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व करने के लिए कौन हेल्प करता है, जुडिशियरी हेल्प करती है। किस तरीके से मेनका गांधी केस में चेंजेस आए, ठीक है, पुट्टस्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी इंट्रोड्यूस हुई, तो इस तरीके से आर्टिकल 21 जो है उसको किस तरीके से एक्सपैंड करते चले गए हैं, उसके वेरियस केस लॉस के ये एग्जाम्पल हो गए। अब लास्ट अचीवमेंट क्या दी है, मतलब बेसिकली अचीवमेंट में तो हम और भी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेजर चीजें हाईलाइट करके दी है। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी। तो सोशल जस्टिस और इंक्लूसिविटी कैसे प्रोवाइड हो रही है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो है, ठीक है, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड होता है, SC STs OBCs को, कौन से आर्टिकल्स के, आर्टिकल 15 और 16 के अंदर। विमेन रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है, 1/3 विमेन रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज अंडर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। ठीक है, उसके बाद माइनॉरिटी राइट्स हम प्रोवाइड करते हैं, कौन से आर्टिकल्स के अंडर, कल्चरल एंड एजुकेशनल सेफगार्ड जो प्रोवाइडेड है आर्टिकल 29 एंड 30। एंड ये आर्टिकल्स वो हैं जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है ओनली टू द इंडियन सिटीजंस। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होते हैं इंडियन सिटीजंस को, इस तरीके से याद रखना, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, तो 29, 30 उसमें से दो यहाँ पे आ गए। अब आप देख रहे हैं कि एक हमें बहुत ही बेसिक लेवल पे की अचीवमेंट बतानी थी, अगर हम चाहते तो हम सिर्फ एक ही डोमेन में चल सकते थे, बट यहाँ पे वेरियस डोमेन्स कवर हुए हैं, जहाँ पे सोशल जस्टिस भी आ गया, जुडिशरी का रोल भी आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी बता दिया, और डेमोक्रेसी को किस तरीके से हम मेंटेन करके चल रहे हैं वो भी बता दिया। तो बहुत ब्यूटीफुली इससे अगर आप ट्राई करेंगे आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करना, तो बहुत अच्छा आंसर बनेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इश्यूज। देखिए जहां पे एक बार तारीफ करिए वहां पे इश्यूज करके हमें बैलेंस आउट करना ही हमारे एक अच्छे आंसर का जिसको बोलते हैं प्रतीक होता है। ठीक है, तो पहला इशू क्या है कि सेंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है ये चल रहा है, फेडरलिज्म का मसला बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों? बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। ये अपने आप में एक सवाल होता है। ठीक है, मिसयूज ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, फिस्कल फेडरलिज्म का प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रिंसिपल्स जो गाइड करते हैं फाइनेंस कमीशन को, तो वहां पे भेदभाव हो जाता है। कुछ स्टेट्स बोलते हैं कि हमको बहुत कम ग्रांट्स मिल रहे हैं, कुछ स्टेट्स के अगेंस्ट कंप्लेन होती है कि ये छोटे स्टेट्स हैं लेकिन फिर भी इनको हमसे ज्यादा ग्रांट्स मिल रहे हैं। तो ये वाली चीजें जो है एक इंटरस्टेट टर्सल भी चलता रहता है। दूसरा है इंटरस्टेट टेंशंस, ये भी एक मसला है। क्या है? तो यहाँ पे तो सेंटर स्टेट से था कि भाई हम सेंटर से कंप्लेन कर रहे हैं कि स्टेट्स के साथ आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पे इंटर स्टेट में क्या टेंशन आती है? वाटर डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे कि कावेरी या सतलुज, ठीक है, वाटर शेयरिंग वाली बात हो गई, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए जो कि महाराष्ट्र कर्नाटका में हुए हैं, ठीक है, बेलागावी गांव के पास में, उसके बाद आसाम मेघालय में हो गए हैं, या फिर अभी हम मणिपुर में भी देख रहे हैं, मणिपुर रिलेटेड वो तो खैर
इंट्रा स्टेट उसको बोला जाएगा, इंटर स्टेट नहीं, क्योंकि वो तो विद इन द स्टेट प्रॉब्लम चल रही है। तो ये इश्यूज हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन किस तरीके से कि डिक्लाइन इन पार्लियामेंट्री फंक्शन। तो पार्लियामेंट्री फंक्शन ये आपने एक पॉइंट दिया, ठीक है, डिक्लाइन इन पार्लियामेंट्री फंक्शन आपने एक पॉइंट दिया। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको नीचे एक एग्जांपल प्रोवाइड करने पड़ेगा। तो पार्लियामेंट्री फंक्शन किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि हम बता सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सीटिंग्स हैं टोटल जो पार्लियामेंट के एक सेशन में होनी चाहिए थी, वो विद टाइम डिक्लाइन होती चली जा रही है, ठीक है। या फिर जो डिबेट्स वगैरह प्रॉपर्ली होनी चाहिए बिफोर पासिंग अ बिल, वो चीज बहुत ज्यादा कम हो गई है एंड बहुत ही बिना किसी डिबेट के बहुत ही सारी चीजों को सरपास करते हुए बिल्स पास हो जा रहे हैं। तो ये एक फॉर्म है जिससे हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट्री फंक्शन डिक्लाइन हो रहा है। ओवरबर्डन जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशियरी में वैकेंसी इतनी सारी है, जजेस ओवरबर्डन हो रखे हैं, सालों साल तक केस चलते जा रहे हैं, कितने लोग मर जाते हैं उसके बाद उनके केस का नंबर आता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद है इनएफिशिएंट लोकल गवर्नेंस। अब लोकल गवर्नेंस में रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड तो कर दिया गया बट लेकिन वहां पे इनएफिशिएंसी क्यों है, वो इस वजह से कि वहां के जो जमींदार या फिर जो ज्यादा मेजर पॉलिटिकली स्ट्रांग होते हैं या फिर जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, वो लोग अपने अकॉर्डिंग करप्शन करवा करके काम निकलवा रहे हैं, या फिर पंचायतों वगैरह में जो सरपंच पति का कॉन्सेप्ट है वहां से इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स एक छोटे से पैराग्राफ में यहाँ पे दिए हुए हैं कि डिक्लाइन इन पार्लियामेंट्री फंक्शन, ओवरबर्डन ऑफ जुडिशरी एंड इनएफिशिएंट लोकल गवर्नेंस। अब इसके आगे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बता दिए, तो जब आप इस चीज को नोट डाउन करके लिखेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव आपके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें मेंस 365 का मैक्सिमम यूज करना है। नेक्स्ट इशू क्या है, नॉन अधेरेंस टू सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे हमने देखा कि तीनों हमारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग पावर दी गई है, लेकिन एलिगेशंस ऑफ जुडिशियल ओवर रीच है, जो कि कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। कई सारे ऐसे पार्लियामेंट रिलेटेड यानी कि लेजिस्लेचर वाले मसले होते हैं जहां पे जबरदस्ती जुडिशियरी अपनी नाक घुसाता है और वहां पर एक्स्ट्रा जिसे बोलते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करके लॉ प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मिसयूज किया जाता है, ये भी एक मसला है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इश्यूज बता दिए। अब नेक्स्ट जो सर्कल हमारा कंप्लीट होने के लिए एक आंसर में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वे अहेड बताना, ठीक है। सबसे पहले हमने चीजों को डिस्क्राइब किया, फीचर्स बताए, फिर हमने अचीवमेंट्स बताए, फिर हमने इश्यूज बताया और फिर हमें वे फॉरवर्ड देकर के कंक्लूड करना। यही एक पैटर्न है अच्छे आंसर का। तो वे अहेड क्या है कि अब देखिए वे अहेड को एड्रेस करने का सबसे बेटर तरीका ये होता है कि जो इशू है, मान लीजिए आपने 4 इशू बताए हैं तो उन्हीं चारों इशू को एड्रेस करते हुए आप वे फॉरवर्ड बता दीजिए। तो उससे क्या है कि हमें पता चलेगा ना कि भाई आपने अगर दिक्कतें बताई हैं कि क्या क्या है तो उन दिक्कतों को किस तरीके से हल किया जाएगा, ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वे अहेड में पहला आ जाता है फेडरल बैलेंस हमें स्ट्राइक करने की जरूरत है। अब फेडरल बैलेंस कैसे स्ट्राइक होगा, तो सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशंस थी कि स्ट्रेंथन करना है कैसे, इंटरस्टेट काउंसिल को, जो आर्टिकल 263 के अंडर आता है, ठीक है। उसके अंदर कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर फॉर अपॉइंटिंग द गवर्नर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन उन्होंने दिया था कि भाई चीफ मिनिस्टर का भी से होना चाहिए हर स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले। दूसरा है इंश्योर रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। अगर रेगुलर मीटिंग्स होती रहेंगी तो जिस भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत हो या फिर बाउंड्री एग्रीमेंट्स की हो, तो ऐसी मीटिंग्स के थ्रू ज्यादा जल्दी वी कैन फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू डायलॉग, ठीक है। तो इससे देखिए, इससे हमारे ये जो दोनों टॉपिक्स थे, ये वाला इशू और ये वाला इशू, ये दोनों एड्रेस हो गए फेडरल बैलेंस मेंटेन करने से। अब है जुडिशियल रिस्ट्रेंट लिमिट आर्टिकल 142। तो अब पहली चीज तो आर्टिकल 142 जाकर के पढ़ना है, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। और मुझे अगर कमेंट करके कोई बता सकता है कि व्हाट कम्स अंडर आर्टिकल 142 तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। टू रेयर केसेस, तो हमें आर्टिकल 142 का जो यूज है उसको लिमिट करना है कि बहुत ही रेयर केसेस में उसे यूज किया जाए। एंड टाइटन द पीआईएल नॉर्म्स। अब इतनी मल्टीपल पीआईएल फाइल होती चली जा रही है, छोटे छोटे मसलों पे पीआईएल फाइल होती है, एक एग्जाम होता है 10 पीआईएल फाइल हो जाती है, तो इसी वजह से जो है जुडिशरी के ऊपर बर्डन पड़ता जा रहा है। तो उसे कम करने के लिए ये यहाँ पे हमने वे अहेड बता दिया। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल किस तरीके से बनाया जाए, कंट्रोल करना है ऑर्डिनेंस यूज, ठीक है। वाया ये देखिए डीसी वाधवा केस में बोला भी गया था। एंड अवॉइड रेट्रोस्पेक्टिव लॉस, एनहांस पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी, कि भाई स्क्रूटिनी वगैरह बेटर होगी, पार्लियामेंट्री कमिटीज को एफिशिएंट बनाया जाएगा, उनका ज्यादा बेटर यूज रहेगा, तो ऑटोमेटिकली लेजिस्लेचर की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में है सेकंड एआरसी जो कमिटी थी, देखिए ये सारी कमिटीज जो यहाँ पे मेंशन है ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें रिकमेंडेड प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस एंड पब्लिक एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। तो देखिए अगर ई गवर्नेंस से भी रिलेटेड हमें अलग सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बता सकते हैं कि सेकंड एआरसी ने भी इस चीज का रिकमेंडेशन दिया था, कब, 2009 में,
ठीक है। ई गवर्नेंस होगा तो जल्दी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बेटर हो जाएगी, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम इंश्योर किया जा सकता है। देन आ जाता है हमारा ग्लोबल लर्निंग। देखिए ग्लोबल लर्निंग वाली जो चीजें जो वे फॉरवर्ड में है या वे अहेड वाली चीज में आती है, ये आपको मैक्सिमम जगह पर डाल देना चाहिए। कहीं पे भी अगर आप कंक्लूड कर रहे हैं या वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, तो इस टाइप के जो पॉइंट्स है ना, ये तो हर किसी भी टॉपिक के अंदर मतलब सुटेबल हो जाते हैं कि इम्यूलेट बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक यूके जुडिशियल अपॉइंटमेंट मॉडल, की हमें दूसरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं किसी भी चीज में, अगर लेजिस्लेचर रिलेटेड क्वेश्चन है तो लेजिस्लेचर का एग्जांपल देंगे, जुडिशरी है तो जुडिशरी का एग्जांपल देंगे, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बेटर लर्निंग्स है उसे इंडिया को अडेप्ट करना चाहिए अपनी चीजों को एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वे फॉरवर्ड दे दिया और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि सिर्फ इस एक पेज के अंदर इतने सारे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, जिसे अगर आप पढ़ते हैं, नोट करते हैं, याद करते हैं, तो आपके आंसर को कितना ज्यादा एनरिच करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारा सेकंड जो है वो क्या है, कास्ट सेंसस। वेरी वेरी फेवरेट अभी जो बीपीएससी का हो रखा है। बीपीएससी ने 69 में भी कास्ट सेंसस से रिलेटेड पूछा था, 78 में भी कास्ट सेंसस से रिलेटेड पूछा था, और अभी भी देखिए ये चल ही रहा है। ठीक है, तो सेंटर ने इशू किया है नोटिफिकेशन फॉर सेंसस, जो कब स्टार्ट होगा, ये अभी हम लोग पीटी के लिए सब लोगों ने याद किया होगा, विच विल बिगिन फ्रॉम अक्टूबर 2026। कहाँ पे, लद्दाख से स्टार्ट किया जाएगा, और दूसरा फेज उसका होगा मार्च 2027 में अक्रॉस द रेस्ट ऑफ इंडिया, विच इंक्लूड्स कास्ट सेंसस। तो हमें नॉर्मल सेंसस तो हमें कंडक्ट कराना था, जो इतने टाइम से डिले होता चला जा रहा था, पोस्टपोन होता चला जा रहा था। इस सेंसस के अंदर कास्ट सेंसस भी इंक्लूडेड रहेगा, ये बात की गई है। ठीक है, तो ये मसला हो गया न्यूज में जो था। अब मोर देन न्यूज, ठीक है, मोर ऑन द न्यूज में क्या चीजें हैं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम कास्ट डेटा बियॉन्ड एससी एसटी, तो एससी एसटी का कास्ट डेटा तो अवेलेबल होता ही है, क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करना होता है, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनानी होती है, तो ये डिटेल तो हमारे पास प्रेजेंट ही होती है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम द कास्ट डेटा विल बी ऑफिशियली कलेक्टेड इन द डिसेनियल सेंसस। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा होने जा रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम ऑफिशियली इंडिया में कास्ट सेंसस जो हुआ था, ये कब अवेलेबल हुआ था, 1931 के कास्ट सेंसस में। ठीक है, और 1941 के टाइम पे जब कंडक्ट हुआ था, तो डेटा वाज नॉट पब्लिसाइज्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर टू। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग 100 साल के बाद ये चीज होने जा रही है। तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा है स्टेट सर्वे डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, स्टेट लेवल कास्ट सर्वेज जो है, जैसे कि अभी बिहार में हुए, वहां का देखा देखी कर्नाटका ने भी बोला कि भाई हम भी करेंगे, दे लैक स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्रेडिबिलिटी। इसीलिए कि अगर एक यूनियन लेवल का जो कास्ट सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, क्योंकि हर स्टेट का स्टैंडर्डाइजेशन मेथड अलग होता है, तो काफी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी कास्ट सेंसस को करवाना जरूरी है। एंड अनलाइक सर्वेस, अ कास्ट सेंसस इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पता होनी चाहिए। अब आ गए हम कास्ट सेंसस इंडिया। ठीक है, अभी हमने देखा कि इंडिया का डेसेनियल सेंसस क्या बताता है। ऑब्वियसली वो वर्चुअल वाइटल डेमोग्राफिक सोशल इकोनॉमिक डेटा वगैरह प्रोवाइड करेगा कि कौन से रीजन में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, कौन सी रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है, कौन सा बैकग्राउंड टच करते हैं, ये सारी चीजें। 1881 के बाद से रेगुलरली जो है सेंसस कराया जा रहा था, बट 2021 में जो सेंसस होना था, आइडियली आफ्टर 2011 हमारा 2021 में जो सेंसस होना था वो डिले हो गया। क्यों? क्योंकि 2021 में तो हमारी सेकेंड वेव चल रही थी कोविड की, इस वजह से वो पुश होते होते अब फाइनली 2026 से स्टार्ट कराया जाएगा। अब लीगल फ्रेमवर्क देखिए, कास्ट सर्वे से रिलेटेड क्या आता है या सेंसस से रिलेटेड, तो सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट, ये पता हो गया आपको। ठीक है, यूनियन सब्जेक्ट है। और दूसरी चीज, गवर्न बाय द सेंसस एक्ट, तो ये सेंसस एक्ट कब आया था, 1948 में, और सेंसस रूल्स है 1990 में। ये है जो रीड ओनली वाली चीजें होती हैं। ठीक है, इतना एकदम बिल्कुल रट के लिख के नहीं रखना है, बट आपको मेनली पता होना चाहिए। अब आ गया, अब नीड क्या है। ठीक है, यहां से बनते हैं हमारे क्वेश्चंस वाले पॉइंट। ठीक है, कि कास्ट सेंसस की नीड क्या है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, बीपीएससी भी पूछता है कि भाई कास्ट सेंसस की नीड क्या है, फिर बताओ कि उससे फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। इससे इन 4-5 ऑप्शंस के अलावा कुछ चीजें और होती है नहीं जिससे रिलेटेड सवाल पूछा जाए। तो नीड क्या है कास्ट सेंसस की, तो पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बोला हुआ है आर्टिकल 340 के अंदर कि कमीशन टू एग्जामिन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो फिर तो ये एक नीड बन जाती है ना कि भाई हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है उसको तो हमें फॉलो करना ही करना है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि हमारे पास सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का डेटा होना चाहिए, तो इसलिए कास्ट सेंसस कराना जरूरी है। दूसरा आ जाता है पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, अपडेटेड कास्ट डेटा होगा तो उससे क्या है कि कोई सी भी पॉलिसी या वेलफेयर स्कीम्स बनाने में हमें आसानी होगी, हमें पता चलेगा कि कौन से स्टेट में कहाँ पे कौन सी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी है जिसको ज्यादा जरूरत है वेलफेयर प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो टारगेटेड वेलफेयर इज द कीवर्ड यहाँ पे। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, कि अभी तो हम पुराने डेटा पे चल रहे हैं कि हाँ भाई फला जगह पे 30% लोग हैं जो डिप्राइव्ड है बेसिक नीड से, या फिर 30% लोग हैं जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग जरूरी है कि एटलीस्ट हमें एग्जैक्ट डेटा पता होगा, तो उसी के हिसाब से हम टारगेटेड अप्रोच रख पाएंगे। ठीक है,
ओबीसी इस चीज को लेकर के हमेशा से आर्ग्यू करते आए हैं कि अंडर रिप्रेजेंटेड है वो लोग नेशनल पॉलिसीज में। तो ऐसा उनका मानना है। हो सकता है कास्ट सेंसस कराने के बाद हमें पता चले कि शायद एससी से ज्यादा ओबीसी को जरूरत है रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करने की। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा अफर्मेटिव एक्शन। तो अफर्मेटिव एक्शन क्या है? इट विल इनेबल इफेक्टिव आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ रिजर्वेशन। अब आप देख रहे हैं कि एक ही बात को किस तरीके से तोड़ तोड़ के पेश किया जा रहा है कि टारगेटेड वेलफेयर के लिए जरूरी है और हम मॉनिटर ज्यादा बेटर कर पाएंगे बेनिफिशियरीज को फॉर रिजर्वेशन। तो पहले स्कीम्स की बात हो गई, फिर रिजर्वेशन की बात हो गई। एक ही कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे दो टॉपिक, दो मतलब हमारे पॉइंट्स बन गए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने भी अपहोल्ड किया था कि कास्ट एज अ वैलिड क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन। तो इसी वजह से भाई अगर कास्ट एक जरूरी क्राइटेरिया है रिजर्वेशन के लिए, तो भाई उसको पता भी तो चले कि हमारा एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ पीपल हैं। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट सब कैटेगराइजेशन। अब सब कैटेगराइजेशन में इट विल सपोर्ट फेयर बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ओबीसी की। एक कास्ट है उसके अंडर बहुत सारी अलग अलग कास्ट है, उसमें उसमें किसको ज्यादा जरूरत है, ठीक है, हेल्प की, कि एक कास्ट के अंदर एक ये सब कास्ट है, एक ये सब कास्ट है और एक ये सब कास्ट है, तो इसे वेलफेयर की ज्यादा जरूरत है ना। तो उसके हिसाब से जो भी स्कीम्स बने तो वो इन सब कास्ट को ज्यादा फेवर करे रादर देन सबको इक्वली फेवर करने के, क्योंकि इनके साथ तो वो गलत हो जाएगा ना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जस्टिस रोहिणी कमीशन जो अपॉइंट हुआ था, जितने भी कमीशन है उनको नोट डाउन करते चलना है। सबमिटेड इट्स रिपोर्ट बट इट्स रिपोर्ट फाइंडिंग्स आर येट टू बी मेड पब्लिक। तो हमें पता है कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी से रिलेटेड एक कमीशन बना था जिसके चेयरपर्सन बनाए गए थे जस्टिस रोहिणी जी को। तो लेकिन इसका डेटा अभी आउट होना बाकी है, बट एज एन एग्जाम्पल हम इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। अब फिर है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस। तो इट विल इंश्योर स्टैंडर्डाइज ट्रांसपेरेंट कास्ट डेटा अक्रॉस इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे 5 पॉइंट क्रिएट कर लिए। बस इसी तरीके से ही आंसर राइटिंग में भी आपको पॉइंट्स क्रिएट करने होते हैं। अब बात आ जाती है इश्यूज की। ठीक है, अभी तो हमने बता दी कि जरूरत क्या, अब हमें बताना है कि दिक्कतें क्या आएंगी। डेटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग। तो सेल्फ डिक्लेयर कास्ट आइडेंटिटीज भी बहुत सारी हो गई है इंडिया में, जिनकी ऑन पेपर मान्यता हो चाहे ना हो, बट वो लोग सोशली इस चीज को प्रेवलेंट चलाते आ रहे हैं। तो ऐसी चीजों के लिए हमारे पास डेटा इनएक्यूरेट है, सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इनएक्यूरेट ट्रेनिंग में कॉज एरर्स और मैनिपुलेशन। ठीक है। ये भी एक दूसरा प्रॉब्लम है कि जो लोग रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, एक तो ये डेटा एक्यूरेसी वाला हो गया, और एक चीज हो गई कि जो लोग रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं अगर उनकी सफिशिएंटली मैनर में ट्रेनिंग नहीं होगी तो फिर वो तो मैनिपुलेटेड वे में एरर्स हो जाएंगे कि भाई उनको सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि नहीं नहीं ये एक कास्ट होती है, उसके अंदर की सब कास्ट के अंदर हम लोग आते हैं, और हो सकता है कि ऑन पेपर ऐसा कुछ होता भी ना हो। तो ये वाली सारी चीजों में रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी में दिक्कत आएगी। ठीक है। 2011 का जो सेंसस कराया गया था जिसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसके पीछे भी यही कारण थे कि उसमें इन्फ्लेटेड फिगर्स थे ड्यू टू डुप्लीकेट्स एंड स्पेलिंग एरर्स। तो अब बेसिक बेसिक सी चीजें हो रही थी। फिर है क्लासिफिकेशन इश्यूज। ठीक है। सेंटर स्टेट कास्ट लिस्ट जो है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। आप देखते होंगे कि जितने भी लोग कैटेगरी में आते हैं, स्टेट की कैटेगरी रिजर्वेशन लिस्ट अलग होती है और सेंटर की लिस्ट अलग होती है। तो कई जगह पे अगर आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां प्रोविजन होता है कि आप अगर सेंटर लिस्ट में नहीं आ रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं कहलाएंगे, और फिर स्टेट रिलेटेड रिजर्वेशन में आपको स्टेट लिस्ट में होना जरूरी है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कि ओबीसी इन वन स्टेट में बी अनरिकॉग्नाइज्ड इन अनदर। तो जैसे कि जाट्स हरियाणा में है, उनको वहां ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन यूपी में तो नहीं मिलता ना। तो ये भी एक मसला है। फिर है पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज। ठीक है। कास्ट रिकॉग्निशन के चक्कर में रिजर्वेशन डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही मतलब ऑलरेडी पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा हो रखा है कास्ट रिलेटेड चीजों पे, कि लोग कास्ट के बेसिस पे लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और वैसे ही सपोर्ट करती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी पार्टी को, तो कास्ट रिकॉग्निशन और ज्यादा हो जाएगा तो ये चीजें ज्यादा बढ़ जाएंगी। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने लगेगी कि कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। सोशल डिवाइड में ज्यादा बढ़ जाएगा, जहां पे लोग बोल रहे हैं कि हम सब एक हैं वाली जो चीज है, वो यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होने लगेगा। प्रिवेसी कंसर्न्स है। डिजिटल कास्ट डेटा होगा तो देयर आर डेटा रिस्क के ब्रीचेस रहेंगे, जिसकी वजह से रूरल एरियाज वगैरह में खास करके डिजिटली स्टोर करके रखना सारी चीजों को प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे इश्यूज। अब आ जाते हैं वे फॉरवर्ड पे। वे फॉरवर्ड में क्या लिखा है? कंसल्टेटिव प्रोसेस। ठीक है। तो कंसल्टेटिव प्रोसेस होनी चाहिए कि सेंसस कमिश्नर को एंगेज करना चाहिए एकेडमिक्स में, कास्ट ग्रुप्स में, पॉलिटिकल एंटिटीज के साथ एंड पब्लिक टू इंश्योर एक्यूरेट कास्ट एन्यूमरेशन। तो एक कंसल्टेटिव की भाई जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक तरीके से जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीपल हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, उन सबके साथ कंसल्टेशन के साथ मिलकर के एक तरीके से बैलेंस आउट अप्रोच करके इस चीज को हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, कि अकेडमिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व हो जो बताएं कि बेटर प्रैक्टिस क्या रहेगी, जिस वजह से हम मिनिमम एरर्स के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी से चीजें रिकॉर्ड कर पाए। साथ ही साथ कास्ट ग्रुप्स और पॉलिटिकल एंटिटीज का सपोर्ट होना जरूरी है, एज वेल एज जो पब्लिक है उनका सपोर्ट तो सबसे प्रायोरिटी है। दूसरा है कास्ट डायरेक्टरी, कि अगर एक स्टैंडर्डाइज नेशनल कास्ट डायरेक्टरी बन जाएगी, इट शुड बी प्रिपेयर्ड विद एक्सपर्ट इन इनपुट, ड्राफ्ट लिस्ट,
पब्लिश ऑनलाइन फॉर फीडबैक एंड फाइनलाइज फॉर एन्यूमरेटर्स। तो ये भी एक रहेगा कि भाई एक कास्ट डायरेक्टरी प्रपोज की जाए जहां पे एक लिस्ट पब्लिश करके लोगों को अवेयर कर दिया जाए कि ये इस तरीके से लिस्ट पब्लिश की गई है, उसके बाद उसमें ऑनलाइन फीडबैक मिले और फिर उसे फाइनलाइज किया जाए आफ्टर ओरिजिनल फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक। फिर है ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो सबसे ज्यादा जरूरत है कि बिल्कुल अपडेटेड सिस्टम्स मिलने चाहिए कास्ट डेटा फीड करने के लिए, और साथ ही साथ में जितने भी लोग हैं जो इस काम में लगाए जाएंगे उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है, वेल ट्रेन टू प्रिवेंट एरर्स यूजिंग एआई एंड बिग डेटा मॉड्यूल्स कैन एनहेंस डेटा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अब कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन में यहाँ से विजन मेंस की जो 365 है इसमें से कंक्लूजन के लिए आपको बहुत सुंदर सुंदर लाइंस मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, यू कैन नॉट हैव पॉलिटिकल रिफॉर्म विदाउट सोशल रिफॉर्म। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितनी ब्यूटीफुल लाइन आपको मिल गई है कंक्लूड करने के लिए। इफ इट इज अ शॉर्ट आंसर, तो आप कंक्लूजन में सिर्फ अगर ये भी लिख देंगे ना तो भी बहुत है, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। A caste census therefore can be a step towards data driven social reform and equitable policy if carried out with, if carried out with objectivity and unity in mind। देखिए ये इफ चीज का जो मेंशन है ना, ये करना बहुत जरूरी, क्योंकि ऊपर हमने इश्यूज भी डिस्कस किए ना, तो हमें ये बताना है कि ये चीज जो होने जा रही है ये अच्छे से हो सकती है कब, अगर इसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए। ठीक है, तो ये इससे हमारा जो 1.2 का था कास्ट सेंसस वाला भी वो भी कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा, दैट इज रिजर्वेशन। ठीक है, तो रिजर्वेशन एक मेन टॉपिक है और उसके नीचे सब टॉपिक्स में दिया हुआ है रिजर्वेशन एट अ ग्लांस। तो बेसिक प्रोविजंस जो है रिजर्वेशन रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा जस्टिस रोहिणी का कमीशन सेटअप हुआ था फॉर सब क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसीज। नाउ दिस इज सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन, जो कि अभी बिहार में भी प्रोवाइड किया गया है फॉर विमेन। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये देखेंगे और इस लेक्चर को आज हम यही कंप्लीट करेंगे। एनी हाउ इट इज एक्सीडिंग हाफ एन आवर का स्लॉट, सो नेक्स्ट टाइम से विल ट्राई कि थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो रिजर्वेशन एट अ ग्लांस। तो रिजर्वेशन रिलेटेड प्रोविजन क्या है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहाँ कहाँ पे मेंशन है वो हमें याद रखना है। तो पहली चीज है आर्टिकल 15 क्लॉज 4, जो कि कहता है रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससीज एंड एसटीज। तो ये पहला प्रोविजन है आर्टिकल 15 में। फिर आता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6, जिसमें प्रोवाइड होता है 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, और ये कब आया था, 103rd अमेंडमेंट के अंडर आया था 2019 में। देन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, 16(4)A एंड 16(4)B। ठीक है, रिजर्वेशन इन पोस्ट एंड सर्विसेज। तो हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 16 जो है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल मैनर में पूरा का पूरा रिजर्वेशन को एड्रेस कर रहा है। देन कम्स आर्टिकल 46। अब आर्टिकल 46 जो है वो डीपीएसपी का पार्ट हो गया हमारा, जिसमें कहा गया है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी, एसटी एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। देन आर्टिकल 243D, जो कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है पंचायत में फॉर एससीज एंड एसटीज। एंड लास्टली आर्टिकल 330, जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है एससी एसटी की कहा, इन दी हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा में। तो देखिए अगर हमें कहीं पे भी रिजर्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर के लिए हमारी ये जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि हमें एटलीस्ट रिजर्वेशन के प्रोविजन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स मेंशन है वो पता होने चाहिए। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं जिसका आप अभी नोट बना करके रख लेंगे, बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में ये चीजें याद हो जाएंगी। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट जो अभी तक रिजर्वेशन रिलेटेड रहे हैं इंडिया में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, सबसे पहला है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में, जिसमें रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 शुड इन नो केस एक्सीड 50%। तो बेसिकली रिजर्वेशन क्राइटेरिया होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 50, उसका मैक्सिमम जो लिमिट लगाया गया था वो आया था जजमेंट इंदिरा साहनी जी के टाइम पे। देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। ठीक है, उसके बाद है एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर फ्रॉम ओबीसी। तो ओबीसी का हम जानते हैं कि जो भी लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी कि एक एनुअल इनकम अगर उनका फैमिली का सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा है, तो उनको ओबीसी होने का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। देखिए ये सारे जजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपके आंसर को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं नहीं कह रही कि सब एक साथ याद हो जाएंगे, बट प्लीज ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ देम। ठीक है, इट लेड डाउन द 3 कंडीशंस टू बी फॉलोड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन किस तरीके का आएगा उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोविजंस दी गए थे। तो पहली कंडीशन थी क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए एससी एसटी के बैकवर्डनेस का। उसके बाद फैक्ट्स अबाउट देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। देन रिजर्वेशन आर इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। सिर्फ इन 3 कंडीशंस के अंडर ही प्रमोशन के टाइम पे रिजर्वेशन को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जरनेल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 का केस है, जिसमें बोला गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन डज नॉट रिक्वायर द स्टेट टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डेटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ एससीज एंड एसटीज। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए, फिर 2006 से 2018 में हुआ कि एससी एसटी का क्वांटिफाइबल डेटा नहीं भी होगा तो भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन प्रोवाइड किया जाएगा।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो यहाँ पे कास्ट बैकवर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ देखा जा रहा है कि अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लास्टली स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स केस 2024, वेरी लेटेस्ट केस। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन विद इन द एससी। ठीक है, तो देखिए इसी जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसी के बेसिस पे ये जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो करंट अफेयर्स की न्यूज में रहा है कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी का सब क्लासिफिकेशन है। तो देखिए यहाँ पे रेफर कर दिया गया स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स केस। तो सिंपली हम इसको स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस भी मान सकते हैं 2024 शॉर्ट में लिखने के लिए। ऑब्वियसली आपको इतना पूरा नाम तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, 7 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा जिन्होंने रूल आउट किया कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इज परमिसिबल to provide separate quotas for more backward groups within the scheduled caste categories। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये पूरा एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है, इसके अंदर जो सब कैटेगरीज है कोई ज्यादा है कोई कम है, तो इसके अंदर बताया गया कि भाई सब कैटेगराइजेशन का भी जो है वो प्रिविलेज मिलेगा। ठीक है, इट इज परमिसिबल टू प्रोवाइड सेपरेट कोटास फॉर मोर बैकवर्ड ग्रुप्स की फॉर एग्जांपल इस ग्रुप को तो काफी एडवांटेज मिल रहा है बट इस ग्रुप को कम एडवांटेज मिल रहा है, तो इस ग्रुप को अपलिफ्ट करने के लिए अलग से उन्हें कोटा प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तो हमें पता ही चल गया। आप देखिए और कुछ नहीं होगा तो इस लेक्चर के बाद आपको रेफरेंस मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक एग्जांपल दिमाग में याद हो जाएगा। ओके, द करेक्टनेस ऑफ द ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश डिसीजन आया था 2005 में विच हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 341 फ्रॉम अ होमोजेनियस ग्रुप एंड कैन नॉट बी सब कैटेगराइज्ड। बेसिकली इसमें जो जजमेंट दिया गया था उसको करेक्ट किया गया है। ठीक है, रिसेंटली तेलंगाना हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2024 में आया, उसके बाद पहला स्टेट कौन बन गया है? बन गया है तेलंगाना। ठीक है, हाईलाइट क्या है इससे और जजमेंट के कि सब क्लासिफिकेशन विद इन द एससीज डज नॉट वायलेट आर्टिकल 341 क्लॉज 2। तो सबसे पहली चीज जहां पे इस तरीके से चीजें पता दी होती हैं जाकर के आप लक्ष्मीकांत पैरेलल लेकर के बैठेंगे, सो यू विल रीड व्हाट इज आर्टिकल 341 क्लॉज 2 एज इट डज नॉट इन्वॉल्व इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग कास्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि सब क्लासिफिकेशन जो है वो इस आर्टिकल को वायलेट नहीं कर रहा है एंड जो स्कोप है सब क्लासिफिकेशन का इट एम्स टू प्रोवाइड सब्सटेंसिव इक्वालिटी नॉट जस्ट फॉर्मल इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 बाय एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस एंड वेरिंग बैकग्राउंड्स ऑफ पीपल, जो कि मतलब हमेशा से होता आया है कि बहुत सालों दर सालों से जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है उनके साथ इनजस्टिस होता आया है, तो उसको एक सब्सटेंसिव इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सब क्लासिफिकेशन कराया जा रहा है शेड्यूल कास्ट कोटास के अंदर। ठीक है, स्टेट्स कैन सब क्लासिफाई बेस्ड ऑन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू बैकवर्डनेस सपोर्टेड बाय डेटा और रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट सर्विसेज। तो देखिए ये जो सब क्लासिफिकेशन आ रहा है रिजर्वेशन, ये कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस से हम इस चीज को रिलेट करके लिख सकते हैं कि कास्ट सेंसस कराने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ये जो सब क्लासिफिकेशन होना है अलग अलग कैटेगरीज का, इन सारी चीजों में भी हमें एक ट्रांसपेरेंट डेटा मिलेगा और टारगेटेड बेनिफिशियरी जो है उसको हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है स्टेट्स कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रली विदाउट डेटा और पॉलिटिकल गेन, डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। की ऐसा ही नहीं है कि कोई भी डिसीजन ले लिया जाएगा, दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड स्टेट्स कैन नॉट रिजर्व 100% ऑफ एससी सीट्स फॉर वन ग्रुप। तो बेसिकली अगर एससी सीट्स हैं किसी भी एग्जाम में, मान लीजिए 100 एससी सीट्स प्रोवाइड की गई हैं, तो 100 की 100 आप उसके अंदर की जो सब कैटेगरी है उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर भी डिविजन होगा क्योंकि बाकियों को भी उतना ही हक है रिजर्वेशन का। ठीक है, okay, for judges suggested extending the creamy layer. Okay, 4 judges suggested extending the creamy layer principle to SCs and STs, but this was not a directive and it was not directly relevant to the case, but ये suggestion भी दिया गया है कि जैसे creamy layer OBCs में होता है वैसे ही SC STs में भी हम करा सकते हैं, so that सब क्लासिफिकेशन में हमें पता चल पाए कि कौन से कैटेगरीज हैं रिजर्वेशन के अंडर आने वाले जिनको ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सब क्लासिफिकेशन। तो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले जो फॉर में है आर्ग्यूमेंट वो ये है कि सब्सटेंसिव इक्वालिटी प्रोवाइड होगी। ठीक है, जो कि मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्टर है एससी एसटीज में उनको लेकर के। ठीक है, एनहांसेस डाइवर्सिटी एंड एफिशिएंसी इन गवर्नेंस, हेटेरोजेनस ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि पोस्ट डेजिग्नेशन अंडर आर्टिकल 341 स्टेट्स कैन लेजिस्लेट अंडर आर्टिकल 246। ये तो बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग हो गई, इस वाले को नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। देन है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब क्लासिफिकेशन। तो पहली चीज यूनिटी एंड सॉलिडारिटी की हम बात करते हैं कि वो चीज ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, एससी कम्युनिटी अभी अपने आप को एक कॉमन कम्युनिटी की तरीके से रिप्रेजेंट करती है, अब उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन होने लगेगा तो फिर वहां पे भी जैसे बोलते हैं ना डिवाइड एंड रूल वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। इट विल वीक देयर कलेक्टिव स्ट्रेंथ। फिर है पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस को मतलब क्योर करने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था,
बट अब तो बात आ गई है इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड, तो ये चीज जो है वो हिस्टोरिकल जो हमारा एम है उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। परसिस्टेंट स्टिग्मा, इकोनॉमिक मोबिलिटी में नॉट एलिमिनेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट ये बताती है कि भले ही कोई एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाला इंसान इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज की डेट में आप देखिए कोई कोई एससी एसटी हैं जो बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट जो उनकी सोशल इमेज है और जो उनका सोशल ट्रीटमेंट है वो आज भी उसी तरीके से होता है जो पुरानी जिसे कहते हैं रूढ़िवादी जो माइंडसेट है कि उनके साथ कोई बैठ करके चाय पीना नहीं पसंद करता या फिर रूम शेयर करना नहीं पसंद करते हैं, या लोग अभी भी उन्हें अशुद्ध मानते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक पोजीशन। ठीक है, तो जो परसिस्टेंट स्टिग्मा है वो इससे नहीं जाएगा। डेटा लिमिटेशन, ऑब्वियसली लैक ऑफ रिलायबल कास्ट सेंसस डेटा, इसीलिए बोला जा रहा है कि 2026 में जो सेंसस होने वाला है उसके अंदर भी कास्ट सेंसस को इंक्लूड किया जाए। एंड पोटेंशियल फॉर मिसयूज, कि पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होगा, वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए चीजों को मैनिपुलेट करेंगे, तो ये चीजें तो होती ही आई हैं। इसके अलावा हाँ देखिए, कंक्लूजन में जैसे मैंने बताया था कि पॉजिटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन दे दी जाती है दैट स्टेट शुड आर्टिकुलेट क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड जस्टिफाइबल क्राइटेरिया फॉर सब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन empirical evidence of relative backwardness and inadequate representation rather than subjective assessment। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन, जो कि अभी बिहार में भी हुआ है कि बिहार में जो अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में भी जितनी लड़कियों का सिलेक्शन होता था वहां पर ये कंपल्जन कर दिया गया कि अब अनरिजर्व फीमेल में उन्हीं को रिजर्वेशन क्राइटेरिया प्रोवाइड किया जाएगा जिनका डोमिसाइल बिहार का होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हालांकि जो न्यूज है ये रिलेटेड है कर्नाटका से रिलेटेड, कि कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स बिल पास आउट हुआ है, अप्रूव किया गया है कर्नाटका कैबिनेट, और ये मैंडेट करता है 50% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन मैनेजमेंट जॉब्स। तो देखिए जो मैं बिहार वाला एग्जांपल दे रही हूँ वो भी इसी के पैरेलली ही हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि भाई 50% जो रिजर्वेशन है वो हम अपने लोकल्स को प्रोवाइड करेंगे मैनेजमेंट जॉब्स में, 75% इन नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के अंडर भी जो मैनेजमेंट जॉब है और साथ ही साथ जो नॉन मैनेजमेंट पोजीशन है उन सब में वो 50% या 75% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे अपने वहां के लोकल लोगों का। ठीक है, अर्लियर सेवरल स्टेट्स सच एज हरियाणा और आंध्र प्रदेश, इन लोगों ने भी इस तरीके का लेजिस्लेशन पास किया है टू इंश्योर रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं हो रही, प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। अब कोर्ट जजमेंट इस पे क्या रहे हैं डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन वाले, द एक्ट इनेक्टेड बाय हरियाणा वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप लोगों को याद होगा कि हरियाणा ने भी ये लेजिस्लेशन पास किया था बट इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एज इट वायलेटेड पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिंसिपल। की बोला गया कि भाई राइट टू इक्वालिटी की बात हम करते हैं, आप ऐसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हो दिस इज ज्यादा सीट्स फॉर द लोकल्स। ठीक है, उसी के साथ में रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट, जो कि केस था तन्वी बहल वर्सेस श्रेय गोयल एंड अदर्स, देखिए 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट केस लॉज है, declared the domicile based reservation in PG medical seats as unconstitutional for violating article 14। तो जहां पे भी ये राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रही है तो सीधा सीधा आर्टिकल 14 हम लिखेंगे। देखिए जब हम आंसर में लिखते हैं ना इट विल वायलेट राइट टू इक्वालिटी, तो उसके साथ में ना ब्रैकेट में आर्टिकल 14 भी मेंशन कर दो। ठीक है, ऐसा करने से ये होता है कि जो चेक कर रहा है उसको पता चलता है कि ओके आपको सिर्फ मतलब ये सब्जेक्टिव ऊपर ऊपर नॉलेज नहीं है कि आप सिर्फ राइट टू इक्वालिटी की बात करो, आपको एक्चुअली पता है कि राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, वाई स्टेट्स आर पुशिंग फॉर लोकल रिजर्वेशन, तो स्टेट्स ऐसा क्यों कर रही है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आज की डेट में बिगेस्ट जॉब क्रिएटर हो गया है एंड रिजर्वेशन फुलफिल कर सकता है द कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस, जो कि हालांकि कहीं ना कहीं गलत भी है अगर देखा जाए तो, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज अ डिफरेंट सेक्टर एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर वाली चीजों में। गवर्नमेंट सेक्टर में आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को बेनिफिट करने के लिए या फिर अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, उनका ये भी कहना है कि पीपल आर्ग्यू दैट जॉब्स क्रिएटेड इन अ स्टेट शुड बी ऑफर्ड फर्स्ट टू दोज हु बिलोंग टू द स्टेट, बट द थिंग इज कि प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा है कि उसी स्टेट के लोग थोड़ी आकर के वहां पर फैक्ट्रीज लगा रहे हैं या फिर जिसे बोलते हैं स्टार्टअप वगैरह एस्टैब्लिश कर रहे हैं। दूसरे स्टेट के लोग वो तो जहां पे प्रॉपर्टी मिल जाती है, जहां लैंड प्रोवाइड हो जाता है, रॉ मटेरियल मिलता है, उसके अकॉर्डिंग काम लगाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिस स्टेट में काम लग रहा है सिर्फ वहीं के लोग इस एक प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारा आ गया, आर्टिकल 16 से रिलेट करता है। पहली चीज तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या बोलता है दैट नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंडेंट प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और अंडर ऑफिस ऑफ द स्टेट। ठीक है, पहले सीधी सी बात हो गई है कि भाई इस सारी चीजों के बेसिस पे आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या कहता है, इट हाउएवर अलाउज द पार्लियामेंट, किसको अलाउ कर रहा है वो पार्लियामेंट को, टू मेक एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस विद इन अ स्टेट और यूटी इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और यूटी और लोकल अथॉरिटी। तो यहाँ पे अगर पावर दी भी जा रही है कि रेसिडेंस बेस्ड को एक क्राइटेरिया बनाया जा सके जॉब देने के लिए, तो इसका अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है छोटा सा कंसर्न्स रेस कि आफ्टर इट विल अफेक्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि
इट मे पुश बिजनेसेस टू माइग्रेट ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। अब एक बात बताइए कि हमें कहीं पे लैंड प्रोवाइड हो गया है, ठीक है, वहां पे रॉ मटेरियल वगैरह सब है, बट वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है वो उतनी स्किल्ड वर्कफोर्स का काम कर ही नहीं सकती जितना रिक्वायर है, और उन्हें बोला जाएगा कि नहीं, अब बाहर वालों को नहीं अपॉइंट कर सकते हैं, तो इस तरीके से तो उनका काम इफेक्ट होगा ना, तो कोई क्यों फिर इस तरीके से काम करना चाहेगा किसी ऐसी जगह पे। एंड इट विल फ्यूल सन ऑफ द सॉइल सिंड्रोम विच इज प्रेफरिंग लोकल्स। ठीक है, अब देखिए सन ऑफ द सॉइल सिंड्रोम है ना, इसको कहीं पे प्लीज अच्छे से मार्क करके रख लो, क्योंकि एग्जांपल देने के लिए बहुत अच्छा वर्ड है। जब आप अपने आंसर राइटिंग में कोई टर्म यूज करते हो और फिर उसको अंडरलाइन करके शो करते हो ना, तो जो रीडर है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, एंड इट वायलेट्स ऑब्वियसली राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड 16, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन ट्रेड से रिलेटेड जो आता है। कंक्लूजन क्या हो गया कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन कैन ब्रिज रीजनल डिस्पैरिटीज बट मस्ट नॉट डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज के लिए डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन आपका हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन वो डाइल्यूट नहीं करना चाहिए जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस करता है हमारे सिटीजन्स को कि भाई आपको कहीं पे भी आपकी जगह या फिर रेस, कलर, सेक्स, जेंडर के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो आई गेस आज के लेक्चर को हमें यहीं पे वाइंड अप कर देना चाहिए, ऑलरेडी टाइम से थोड़ा सा एक्सीड हो गया है, बट विल सी कि आगे आने वाले टाइम पे हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाए। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा कल के लेक्चर में, दैट विल बी सिटीजनशिप एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी राइट्स भी हम कर लेंगे, प्रॉपर्टी राइट्स इज नॉट दैट बिग, प्रॉपर्टी राइट्स भी हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है, यहाँ कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको नहीं करना है। ठीक है, मैं अभी बता दे रही हूँ, इसको नहीं करना है, कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, इस वजह से यहाँ पे एक कंपैरिजन दे दिया गया है कि वहां किस तरीके से इलेक्ट होता है वर्सेस इंडिया में किस तरीके से इलेक्ट होता है। बट अभी इंडिया में इलेक्शन नहीं हो रहा है प्रेसिडेंट का, तो जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक ये करंट अफेयर्स हमारा इतना जरूरी नहीं है। तो ये करके हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें करना नहीं है, सो वील डू बाकी के जो 3-4 टॉपिक्स हैं कल की वीडियो में। देखिए बहुत कुछ ऐसा होता है कि मैगजीन जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जितनी चीजें मेंशन है सारी की सारी चीजें करें, जैसे अभी मैंने बताया कि इस टॉपिक को करने की नीड नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस वाज अ हेल्पफुल वीडियो। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए या फिर टेलीग्राम पे मुझे रिस्पॉन्सेज दीजिए दैट हाउ आर यू लाइकिंग द वीडियोस, इज इट हेल्पफुल और नॉट। कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, कोई एडिशनल सजेशन आपका हो तो प्लीज 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 लेट मी नो। एंड टिल देन अच्छे से पढ़िए, प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा, कुछ हेल्प मिल जाएगी। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू, टेक केयर, बाय।